हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.3। बच्चों, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसका छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले हम वह सीखेंगे, उसके बाद अपने सवालों को करेंगे। देखिए, इस प्रश्नावली में आपको दो तीन चीजें सीखनी है। एक, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य, और जो लाभ प्रतिशत होता है वो, और हानि प्रतिशत। देखिए, सबसे पहले बात आती है क्रय मूल्य। आप जानते होंगे, नहीं जानते तो चलिए सीख लीजिए। देखिए, जैसे आप बाजार जाते हैं, मान लीजिए आप कोई एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, जैसे पार्ले जी के बिस्किट को लेते हैं हम। ठीक है, तो जो पार्ले जी का बिस्किट दुकानदार कितने पैसे का खरीद के लाता है, हम मान लेते हैं जैसे वो 4 रुपए का खरीद के लेके आता है। ठीक है, कितने का खरीद के लाता है, 4 रुपए का। तो ये 4 रुपए उस दुकानदार के लिए क्या है, क्रय मूल्य। इसकी परिभाषा समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, मतलब जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, जैसे वो पार्ले जी का बिस्किट 4 रुपए का खरीद के लाया, तो ये 4 रुपए उसके लिए क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं विक्रय मूल्य पर। ये क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, जैसे ये 4 रुपए में उसने एक पार्ले जी का बिस्किट खरीदा था, तो 4 रुपए तो क्रय मूल्य हो गए। वो आपको बेचता कितने का है, आप उसे 5 रुपए का खरीद के लाते हैं, तो वो 5 रुपए का उसे बेचता है। तो ये 5 रुपए क्या हुआ उसके लिए, विक्रय मूल्य। 4 रुपए क्रय मूल्य और 5 रुपए विक्रय मूल्य। इतना आप समझ गए। चलिए, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। बच्चों, ये मेन टॉपिक है आपके लिए, इसे सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रश्नावली का सबसे मेन टॉपिक यही है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक है, देखिए हम कैसे निकालते हैं इसे। हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कि हमने एक पार्ले जी का बिस्किट खरीदा था। कितने रुपए का खरीदा था, दुकानदार ने 4 रुपए का खरीदा था। बेचा कितने का था उसने, 5 रुपए का। ठीक है, तो इस पूरे सौदे में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि। देखिए, कम में खरीदा था, ज्यादा में बेच दिया, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से यदि हम क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब दुकानदार को 1 रुपए का लाभ हुआ। तो ये लाभ हुआ ना, यही वो पूछेगा कि प्रतिशत में बताइए। चलिए उसे निकालते हैं। देखिए, इसका सूत्र देखिए। सबसे पहले लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे लाभ किस पर हुआ है। अब एक बात बताइए, क्रय मूल्य पर लाभ होता है या विक्रय मूल्य पर। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, और जो हानि होती है वह भी क्रय मूल्य पर होती है। तो लाभ बटा क्रय मूल्य, और गुणा कर देंगे प्रतिशत के लिए 100 का। प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करते हैं ना, तो बस, तो हमारा लाभ प्रतिशत का सूत्र बन गया लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, इसे चाहे हटा दीजिए, तो ये बन गया हमारा लाभ प्रतिशत का सूत्र। ठीक है, अब इसे निकालना चाहें तो निकाल दीजिए, वरना हम सवालों में करेंगे ना तो अब ज्यादा अच्छा समझेंगे आप। ठीक है, अब इसी तरीके से हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पलट दीजिए, हम उस बिस्किट को 5 रुपए में खरीद कर लाए थे और 4 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, 5 रुपए में खरीद कर लाए तो ये हमारा क्या हुआ, क्रय मूल्य, और 4 में बेचा तो ये क्या हुआ हमारा, विक्रय मूल्य। तो यहां क्या हुआ, हमें देखिए, हमने जब 5 में से 4 घटाया तो 1 रुपए मिला, लेकिन ये क्या है, 1 रुपए हमारी हानि। ठीक है, मान लेते हैं। तो अब हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि। हानि हुई है ना, तो हानि ऊपर, लाभ होता है तो लाभ ऊपर। अच्छा, बाकी का सूत्र बिल्कुल बराबर है, क्योंकि हानि भी हमें किस पर होगी, क्रय मूल्य पर। लाभ भी किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो हानि प्रतिशत बराबर, सॉरी, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, हमारा हानि प्रतिशत निकल आएगा। बच्चों, ये तो मैंने आपको अभी सूत्र बनाना सिखाए, सवाल आप करेंगे आगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि यदि आप वीडियो छोड़ देंगे तो ये मानिए, ये एक्सरसाइज आपकी इस क्लास की सबसे मेन एक्सरसाइज है। यहाँ से अक्सर 2 या 3 प्रश्न आते हैं, तो वीडियो पूरी देखिए, आपको तभी एक्सरसाइज समझ आएगी। और हाँ, यदि आप इतना छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप यकीन मानिए कि आप 70% से ज्यादा
एक्सरसाइज को अभी सीख गए। अब तो बस आगे जो 30% बची है वो सिर्फ काट पीट बची है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम अपने सवालों पर। ए है, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपए में खरीदी गई। ठीक है, खरीदी गई मतलब ये उसका क्रय मूल्य हुआ जिस पर खरीदी है उसने, तथा 325 रुपए में बेची गई। बेची गई मतलब विक्रय मूल्य है ये इसका। ठीक है, तो यहाँ आपको क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है। पूछ क्या रहा है? प्रतिशत लाभ और हानि, और इस सौदे में लाभ हुआ है या हानि। ठीक है, देखिए हम लिखेंगे कैंची का क्रय मूल्य किस पे खरीदी गई है? 250 पर, तो रुपए का साइन लगाएंगे और 250। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है जिस पर बेची गई है? 325, तो रुपए का साइन और 325। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए, यदि कोई चीज 4 रुपए में खरीदी जाती है और उसको 5 रुपए में बेच दिया जाता है, तो इस पूरे सौदे में फायदा हुआ है या हानि, मतलब लाभ हुआ है या हानि? अब आप ये तो जानते हैं, 4 रुपए में खरीदी है, 1 रुपए लाभ लेके 5 रुपए में बेच दिए, तो यहाँ 1 रुपए का लाभ हुआ। हुआ, लाभ हुआ ना, तो बस यही हमें यहाँ सीखना है। ठीक है, तो अब इस पूरे सौदे में आप देखिए 250 रुपए में तो खरीदी थी कैंची और 325 रुपए में बेच दी, यानी कि यहाँ भी उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो यहाँ क्या होगा इस पूरे सौदे में? उसे लाभ, लाभ होगा ना। हाँ ठीक है, तो हम लिखेंगे लाभ बराबर, अच्छा लाभ निकालते कैसे हैं? लाभ निकालते हैं हमेशा जो विक्रय मूल्य होता है ना उसमें से क्रय मूल्य घटा देते हैं, तो हमें लाभ मिल जाता है। ठीक है बच्चों, लाभ कैसे निकालते हैं? जो हमारा विक्रय मूल्य होता है ये, इसमें से हम क्या घटाएंगे? क्रय मूल्य। यदि हम इसको घटा देंगे तो हमें हमारा लाभ मिल जाएगा। चलिए निकालते हैं। विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 325। इसमें से हमें क्या घटाना है? हमारा क्रय मूल्य 250। तो हमारा लाभ कितना आएगा? 5 में से 0 घटाएंगे तो आएगा 5। ठीक है, 2 में से 5 घटेगा नहीं तो हासिल ले लेंगे तो 12, 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7, और 2 में से जी, यानी कि हमारा जो लाभ आया कितना आया? 75 रुपए। ठीक है, अच्छा अब इस सवाल का मेन चीज सीखिए। यहां तक तो नॉर्मल था, आप जानते थे। जो मेन पार्ट है ना वो अब शुरू होगा इस प्रश्न का। चलिए अब निकालते हैं लाभ प्रतिशत। सूत्र क्या होता है हमने अभी सीखा है। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे में क्या, बताइए? क्योंकि लाभ या हानि किस पर होते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पर, तो बटे में आएगा क्रय मूल्य और गुणा प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या हुआ? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ इस सौदे में कितना हुआ है? 75 रुपए का, तो लाभ की जगह लिखेंगे हम 75। ठीक है, अच्छा बटे में क्रय मूल्य हमारा कितना है? कितने में खरीदी थी कैंची? 250 में, तो 250 हमारा हो गया क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, अब इसे काट दीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगी, 25 से 75 कट जाएंगे 3 बार। 25 का पहाड़ा जानते हैं तो ठीक है, वरना आप 5 से भी काट सकते हैं। अब ऊपर क्या बचा? 3 और 10, तो देखिए 10 तिया 30, तो आपका कितना प्रतिशत लाभ हुआ है इस सौदे में? 30%। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया? आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी का बी है, एक रेफ्रिजरेटर, यानी कि जो फ्रिज होता है ना उसे रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, 12,000 में खरीदा। ठीक है, ये उसका क्रय मूल्य हो गया, और 13,500 में बेचा, ये उसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, लिख दीजिए रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य कितना है? रुपए का साइन बनाइए और 12,000। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है इसका? 13,500, तो रुपए का साइन 13,500। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ उसे लाभ हो रहा है या हानि? पहले तो ये देखिए, 12,000 में खरीदा है, 13,500 में बेचा है, यानी कि कम में खरीदा है, ज्यादा में बेचा है, तो लाभ होगा। तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमेशा लाभ होता है। ठीक है, और जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से तो हानि होती है। यहाँ हमें लाभ हो रहा है, तो हम लिखेंगे लाभ बराबर, लाभ कैसे पता करते हैं? विक्रय मूल्य में से जब हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं
तो हमें लाभ मिल जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, ये 13,500। तो 13,500 में से क्या घटाना है, उसका क्रय मूल्य कितना है, 12,000। तो 12,000। ठीक है, घटा दीजिए आप इसे। जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो, जीरो में से जीरो गया तो भी जीरो, 5 में से जीरो गया तो 5। ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0। यानी कि जो हमारा लाभ आया वो कितना आया, 1,500 रुपए, यानी कि 1,500। अब आपको क्या निकालना है, लाभ तो मिल गया, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या होता है, जानते हैं आप, अभी सीखा है हमने। लाभ बटा किस, क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। इस चीज को रट लीजिए, चाहे आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, बटे में हमेशा क्रय मूल्य रहता है, कभी भी विक्रय मूल्य नहीं आता। ठीक है बच्चों, याद रखना इस चीज को। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि में हमेशा बटे में क्रय मूल्य ही निकाला जाता है, क्योंकि जो चीज हमें हानि हुई है या लाभ हुआ है वो होगा तो उस क्रय मूल्य पर जिस पर हम खरीद कर लाए हैं, उसे हम ज्यादा में बेच देंगे तो हमें लाभ हो जाएगा, उससे क्रय मूल्य से भी कम में बेच देंगे तो हानि। लेकिन जो कैलकुलेशन करेंगे वो हमेशा क्रय मूल्य पर करेंगे। ठीक है, लाभ हुआ है तो ऊपर लाभ, हानि हुई है तो ऊपर हानि, गुणा 100 हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, चलिए कर दीजिए। लाभ कितने का है, 1,500 का। लिख दीजिए यहाँ, लाभ की जगह 1,500 बटा क्रय मूल्य कितना है हमारा, 12,000। तो 12,000 गुणा 100। ठीक है, सवाल हो गया बनकर तैयार। अब आप इसे कर सकते हैं। देखिए, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दूसरी जीरो, एक और बची तो ये काट दीजिए। अब क्या बचा आपके पास, 15, 12 और 10, काटिए, किससे कट जाएगा, 3 से काट लीजिए। 3 चौक 12, ठीक है, 3 पंजे 15, और कट सकता है, हाँ कट जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये किसी से नहीं कटेगा तो 5 25 ऊपर आएंगे और बटे में आएंगे 2। ठीक है, अब इसका भाग दे दीजिए, चलिए यहां दे दीजिए। दो का 25 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, 0 उतार लीजिए 5, तो 2 दूना 4 बटा 1, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 2 पंजे 10, 5, तो ये कितना आया आपका, 12.5। यदि आप इसको इससे काटेंगे तो आपका आएगा 12.5, और प्रतिशत है तो प्रतिशत का चिन्ह। तो जो आपका इस सौदे में कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 12.5%। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया, आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सी है, एक अलमारी 2,500 में खरीदी गई। 2,500 क्या है, क्रय मूल्य। 3,000 में बेची गई, ये क्या है, विक्रय मूल्य। चलिए लिखिए, अलमारी का क्रय मूल्य कितना है, रुपए का साइन 2,500। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है, 3,000। ठीक है, अच्छा अब बताइए इस सौदे में लाभ हुआ या हानि। देखिए 2,500 में खरीदी है, 3,000 में बेच दी है, कम में खरीदी है, ज्यादा में बेच दी, यानी कि लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या है, ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो इस सौदे में हुआ है लाभ। ठीक है, चलिए अब लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटा देते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या है हमारा, 3,000, क्या घटाएंगे, क्रय मूल्य कितना है, 2,500। ठीक है, घटाइए, 0 में से 0 गए तो 0, एक 0 से फिर से 0, 0 में से 5 जाएंगे नहीं तो हाथ ले लीजिए 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ रह गए 2, 2 में से 2 तो 0, जो हमारा लाभ आया 500 रुपए का। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, सूत्र आप जानते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि बटे में हमेशा क्रय मूल्य ही आता है, गुणा 100। ठीक है, अब क्या है, लाभ कितना है आपका 500, तो लाभ की जगह तो लिखिए आप 500 बटा क्रय मूल्य कितना है जिस पर अलमारी खरीदी है, 2,500 गुणा 100। ठीक है, अब काट दीजिए,
दो जीरो से दो जीरो कट गया, 5 से 25 कट गया 5 बार, 5 से 100 को काट दीजिए, 5 दूना 10 और 0, तो ये कितना हो गया आपका, कितनी बार कटा, 20 बार। ठीक है, तो जो आपका लाभ प्रतिशत आया वो आया 20%। ठीक है बच्चों, यही आपका क्या है, आंसर। सवाल तो समझ में आया, आ गया होगा, बहुत सरल सवाल है, अब तो सीख गए होंगे, 3 प्रश्न कर लिए हमने एक जैसे। चलिए अगले पर चलते हैं। डी है, एक स्कर्ट 250 रुपए में खरीदी गई। ठीक है, ये क्या हुआ उसका क्रय मूल्य जिस पर खरीदी है। 150 में बेची गई, 150 उसका विक्रय हुआ। ठीक है, चलिए लिखिए स्कर्ट का क्रय मूल्य क्या है, रुपए का साइन बनाकर 250। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है, 150 रुपए। अच्छा, अब एक बात बताइए, यहाँ इस सौदे में हुआ क्या, देखिए 250 में खरीदी, 150 में बेची, मतलब देखिए ज्यादा में खरीदी है और कम में बेची है, तो क्या हो गया इस सौदे में, लाभ या हानि। यहाँ उसे हुई है हानि, क्योंकि कोई चीज उसने स्कर्ट 250 में तो खरीदी है और उससे कम मूल्य यानी कि 100 रुपए कम 150 में बेच दी है, तो उसे नुकसान हुआ है यानी हानि हुई है ना। तो यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य बड़ा है या छोटा, छोटा है तो क्रय मूल्य बड़ा होगा, तो विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से, तो इसलिए यहाँ क्या हुआ उसे, हानि, इस पूरे सौदे में उसे दुकानदार को हानि हुई है। ठीक है, अब हानि कैसे निकालते हैं, हानि देखिए लाभ तो निकालते हैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, लेकिन यहाँ तो हानि हुई है, तो हानि निकालते हैं हम हमेशा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं। ठीक है, फिर से समझना, हानि निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ता है, तब हानि निकलती है। क्रय मूल्य कितना है हमारा 250, इसमें से क्या घटाएंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 150। अब आप इसे घटा दीजिए, 0 में से 0 गई तो 0, 5 में से 5 तो 0 और 2 में से 1 तो 1, तो इस पूरे सौदे में उसे 100 रुपए की हानि हुई है। ठीक है, चलिए अब क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत जैसे लाभ प्रतिशत निकालते थे वैसे ही हानि प्रतिशत होता है। क्या करेंगे, वहां लाभ लिखते थे तो यहाँ लिखेंगे हानि, बटे में क्या लिखेंगे, वहां क्रय मूल्य लिखते थे तो यहाँ पर भी क्रय मूल्य, क्योंकि हानि और लाभ दोनों क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है बच्चों, गुणा 100 बनकर सूत्र तैयार, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। चलिए हानि कितनी है हमें 100 बटा क्रय मूल्य कितना है हमारा 250, तो 250 गुणा 100। ठीक है, अब तो आप कर लेंगे इसे, कुछ नहीं, अब तो कैलकुलेशन रह गई। देखिए 0 से तो 0 कट गई, 5 से काटिए, 5 से कट जाएगा 2 बार, 5 दूना 10 और 5 से ये कट जाएगा 5 25। ठीक है, अब 5 से 100 को काट दीजिए, 5 दूना 10 और 0, तो कितना आया आपका 20। अब ऊपर क्या बचा 20 और 2, इसका गुणा कर दीजिए, तो 20 दूनी 40, तो इस सौदे में उसको 40% की क्या हुई, हानि। ठीक है, ये तो सवाल समझ में आ गया होगा, मुझे पता है आ गया होगा। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और एक बात और बताऊं बच्चों, अभी तो आप क्लास 7th में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपको इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड पर 12th लेवल यानी कि कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे। अब लेकिन एक बात और जानते हैं आप, वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है, अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर लीजिए, ज्यादा बड़ा काम बता नहीं रहे। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर रॉड पर क्लिक कर दीजिए, छोटा सा काम है कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए।
जो दोनों पद है ना उनको किस में बदलना है, प्रतिशत में। बच्चों ये नए तरीके का सवाल है, ध्यान से समझना इसे, ठीक है। देखिए यहाँ पहला है 3:1, ठीक है। हमको करना क्या है इस प्रश्न में, पहले तो हमें इन जो अनुपात है ना इनका योग करना है। इसको समझिए, जैसे प्रश्न है आपका 3:1, ठीक है। अब आप एक बात सोचिए, ये जो 3:1 है, जो इसने किस तरीके से लिखा है। जैसे जैसे एक ये व्रत है, ठीक है। अब उसने इसके कितने टुकड़े किए हैं, एक तो 30 टुकड़ा है और एक चौथा मतलब एक टुकड़ा है, इसको अलग अलग बांट दिया है, मतलब इसके कुल टुकड़े कितने हैं, 4, ठीक है। अब मैं इस व्रत के 4 टुकड़े कर देता हूं। इस व्रत को मैंने कितने हिस्सों में बांट दिया, 4 हिस्से में। अब इसने ये अलग अलग कैसे किए हैं उसको समझिए। मतलब जैसे मान लेते हैं उसने 3 तो खाली छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ये खाली है, ये खाली है और ये खाली है, और एक में उसने कलर भर दिया है, ये वाले में उसने कलर भर दिया है। अब उसने इस तरीके से इसको डिवाइड किया है, तो इसलिए उसने लिखा है 3:1, मतलब 3 खाली हैं, एक कलर भरा है। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, उसने 3 में कलर भर दिए हैं, एक खाली छोड़ दिया है, ठीक है। तो वो यही पूछ रहा है कि इनको आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। ये जो व्रत के टुकड़े हैं, जो हिस्से हैं, उसको आप प्रतिशत में बता सकते हैं, 3 को एक साथ और 1 को एक साथ, ठीक है। ये तो हो गया समझाने की बात। अब इसको करना कैसे है, चलिए वो बताता हूं मैं आपको। देखिए पहले में हम लिखेंगे कुल भाग कितने हैं इसके। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, एक तो 3 है और एक 4, तो हम लिखेंगे 3 + 1 बराबर कितने हैं कुल भाग इसके, 4, ठीक है। क्या किया हमने, इसके प्रतिशत जो इसने दिया है ना यहाँ पद अनुपात में, उनको जोड़ दिया है बस, और कुछ नहीं करा। अब क्या करना है कि हमको इन जो भाग हैं इनको भिन्न के रूप में लिखना है, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, पहली है 3, चलिए लिख दीजिए 3। अब भिन्न में लिखना है, अंश आ गया, हर कहाँ से आएगा, हर लिखेगा जाएगा जो है ना इसका जो कुल भाग होता है वो, जो इसका योग होता है वो, बटे 4, ठीक है। एक भिन्न हो गई हमारी तैयार, 3/4। चलिए अब दूसरी भिन्न बनाइए। दूसरी अनुपात क्या है इसका, 1, ठीक है। अंश में लिख दीजिए 1, हर में क्या आएगा, अंश मिल गया, हर क्या आएगा, इसका जो कुल भाग जो इसका योग है वो, टोटल 4। तो आपकी भिन्न क्या बनी, 3/4 और 1/4, ठीक है। समझ में आ गया कहाँ से, अंश में तो ये अंश तो इसने दिया है, हर में क्या लिखा है, इनका योग 3 और 1 का योग 4 होता है, वो हमने लिख दिया हर में, ठीक है। भिन्न हमारी बनकर होगी तैयार। अब लिखना है हमको प्रतिशत में, मतलब इन भिन्नों को हमें प्रतिशत में बदलना है। ये जो भिन्न है ना इनको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना आप जानते हैं, पिछली एक्सरसाइज में हम इस चीज को सीख चुके हैं, ठीक है। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, पहले तो हम लिखते हैं भिन्न यानी कि 3/4, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, इसमें गुणा 100% कर देते हैं, हमारी प्रतिशत आ जाती है। यही तो करते हैं हम, भिन्न लिखो और गुणा 100% का कर दो उसमें। चलिए अब तो कुछ नहीं है, 4 से 100 को काट दीजिए, इस चीज को रट लीजिए, बार बार आएगी है। यदि हम 4 से 100 को काटते हैं कितनी बार कटता है, 25 चौका 100, 25 बार कटता है। और नहीं तो आप 2 करके काट सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। अब ऊपर ऊपर क्या बचा, 25 और 3, 25 दिया 75 होते हैं। तो आपका आया, जब 3/4 को आप प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो ये आएगा 75%, ठीक है। अच्छा अब दूसरा क्या है, 1/4, इसे भी हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 1/4 लिखेंगे, भिन्न हो गई। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% का गुणा कर देते हैं इसमें, ठीक है। फिर वही 4 से 100 कितनी बार कटेगा, 25 बार। और ऊपर क्या बचा, 25 और 1, 25 एकम होते हैं 25। तो हमारी इसको जब हमने प्रतिशत में बदला तो 25% आई। अब देखिए 75 और ये 25, 75 और 25 को यदि आप जोड़ते हैं तो आपका आएगा 100। और कोई भी वस्तु या किसी भी प्रकार की कोई भी कैलकुलेशन हमेशा 100% ही तो होती है पूरी। तो उसमें से 100 में से ये 75% भाग है और ये उसका 25% भाग है, ठीक है। अब समझ में आ गया ना, हमने अपना चेक भी कर लिया कि हमारा जवाब बिल्कुल सही है। बहुत ज्यादा कठिन है नहीं,
यदि आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो अगले प्रश्न में आप फिर से करेंगे इसे तो सीख जाएंगे। देखिए बी पार्ट है इसका 2:3:5, इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन अनुपातों को योग में बदल देंगे, मतलब इन सबका योग कर देंगे, इनका कुल योग कितना है। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे कुल भाग 2+3+5। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 2 और 3 5 और 5 10। तो इसका जो कुल भाग कितना आया? 10। हमको हमारा हर मिल गया। अब हर में हर जगह हमें कितना लिखना है? 10। ठीक है, अब भिन्न के रूप में बदलिए। पहली क्या है? 2, अंश मिल गया, हर क्या लिखना है? 10। चलिए पहली भिन्न तैयार। दूसरी क्या है? 3, दूसरी का अंश है 3, हर में क्या लिखेंगे? 10। ठीक है, दूसरी भी मिल गई। तीसरी क्या है? 5, अंश हमारा 5, बटे में हर में क्या लिखेंगे? 10। ठीक है, हर हमेशा इन संख्याओं का योग होता है। ठीक है, जो भी हमें अनुपात दिया जाएगा उसका योग हमारा हर होगा। ठीक है, चलिए अब वो कह रहा है कि प्रतिशत में बदलो। ठीक है, बदल देते हैं, बहुत सरल है। पहला क्या है? 2/10। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा, 10 से 100 कट जाएगा 10 बार। ठीक है, अब क्या है? ऊपर 10 और 2 इनका गुणा कर दीजिए, 10 दूनी 20%। ठीक है, पहला आ गया हमारा 20%। ठीक है, दूसरा करते हैं। दूसरी क्या है? 3/10। तो 3/10 प्रतिशत के लिए गुणा 100%। ठीक है, अब 10 से फिर काट दीजिए, 100 कितनी बार कटेगा? 10 बार। 10 और 3 10 तिया 30। तो ये आया हमारा 30%। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अगली भिन्न क्या है हमारी? 5/10। तो 5/10 प्रतिशत के लिए 100% का गुणा। ठीक है, 10 से 100 कट जाएगा, 10 ढाई 100। ठीक है, अच्छा 10 और 5 का गुणा कर दीजिए, 10 पंजे 50, यानी कि आया हमारा 50%। पहला 20%, दूसरा 30% और तीसरा 50। इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 और 2 10, तो 100% हो गया, यानी कि हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, समझ में तो आ रहे होंगे, सवाल आ रहे होंगे मुझे पता है। चलिए अगले पर चलते हैं। इसी का सी 1:4। क्या करेंगे? सबसे पहले इन अनुपातों को जोड़ दीजिए, तभी हमें कुल भाग मिलेगा, यानी कि हमें हर मिल जाएगा। जोड़ दीजिए 1 और 4। यदि आप इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 और 1 5। कुल भाग हमारा कितना होगा? 5। ठीक है, भिन्न के रूप में लिख लीजिए आप इसे। अंश है हमारा 1, हर क्या होगा? कुल भाग, यानी कि इनका योग 1/5। ठीक है, दूसरी क्या होगी? 4, तो अंश होगा हमारा 4, हर में क्या लिखेंगे? हमारा जो कुल भाग या कुल योग होता है वो। तो भिन्न हमारी हुई 1/5 और 4/5। ठीक है, प्रतिशत में बदलना आप जानते हैं, आप सीख चुके होंगे। भिन्न को लिखेंगे गुणा 100% का कर देंगे। ठीक है, चलिए 5 से 100 को काट दीजिए, 20 बार कटता है। सीख चुके होंगे, बार बार हम इस चीज को काट रहे हैं, 4 से और 5 से ज्यादा काटते हैं, सीख चुके होंगे। और वरना ऐसे काट लीजिए, 5 दूना 10, 2 बार गया, 0 बची, लगा दी। अब ऊपर क्या बचा? 20 और 1, तो 20 एकम 20। पहली भिन्न आई हमारी, उसका प्रतिशत 20%। ठीक है, दूसरा क्या है? 4/5, यही तो है दूसरी भिन्न। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100%। ठीक है, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार। अब 20 का गुणा 4 में, 20 चौक 80, तो दूसरा आया हमारा 80%। ठीक है, 20 और 80 100 होते हैं, 100%, यानी कि सवाल हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में भी आ गया होगा आपके। चलिए अगला करते हैं। डी इसका 1:2:5। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? हमें हर पता करना है, यानी कि इनका योग करना है। तीनों का योग कर दीजिए, 1 2 और 5। ठीक है, जोड़ दीजिए, 5 और 2 7 और 1 8। तो इनका कुल भाग कितना आया? 8। हमें हमारा हर मिल गया। ठीक है, अब इसे भिन्न में लिख दीजिए। अंश कितना है? 1, तो पहले में 1, हर हमारा ये योग 8।
ठीक है। दूसरी भिन्न क्या होगी हमारी, अंश तो होगा 2, हर क्या होगा हमारा ये कुल भाग 8। तीसरी भिन्न में अंश क्या होगा 5, हर क्या होगा यही हमारा 8। ठीक है, हर हमेशा बराबर रहता है इस प्रश्न में। चलिए अब वो कह रहा है प्रतिशत के रूप में लिखिए। चलिए करते हैं। पहली भिन्न क्या है 1/8, प्रतिशत के लिए गुणा 100। ठीक है, प्रतिशत। काटिए आप इसे, 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। ठीक है, तो आया ऊपर आया 25, नीचे 2, तो 25/2। ठीक है, अब इसे भाग दे दीजिए, 2 से 25 में भाग दीजिए, चाहे डायरेक्ट काट दीजिए। देखिए 2 एकम 2, यहाँ 0, तो अब 2 दूना 4, 2। ठीक है, बचा 1, 0 लगाइए दशमलव लगाकर, 2 पंजे 10, तो जो आया आपका 12.5%। ठीक है बच्चों, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ जगह नहीं है। आप जो नॉर्मल तरीके से भाग दिया जाता है चाहें तो आप उसे कर सकते हैं, वरना ये देख लीजिए 25 के आधे 12 साढ़े 12 होते हैं, तो 12.5% हो गया। और आप फिर भी नहीं जानते तो जो नॉर्मल तरीका है 2/25, इस तरीके से आप देकर देख सकते हैं। ठीक है, यही आएगा आपका आंसर। ये आपके लिए होमवर्क है, कर लीजिए आप इसे। ठीक है, तो हमारा क्या आया इसका प्रतिशत 12.5%। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगली भिन्न क्या है 2/8, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा। ठीक है, चलिए 8 से 100 को काटिए। अभी जो हमने काटा था कितनी बार कटा था 12.5, तो 12.5 बार कट गया। ठीक है, अब ऊपर बचा हमारा 12.5 और 2। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए। देखिए 2 का गुणा 5 में किए, 2 पंजे 10, हासु लगी 1। ठीक है, 2 दूना 4 और 1 5 और 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए दशमलव कितनी संख्या बाद है, यानी कि 5 से 1 पहले, तो ठीक है यहाँ 1 पहले लगाएंगे तो यहाँ लगेगा 25.0। अब इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है दशमलव के बाद, तो हम इन दोनों को हटा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आया 25%। ठीक है, समझ में आया, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने उसे हटा दिया। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगली भिन्न क्या है हमारी 5/8, 5/8। ठीक है, गुणा, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100%। काटिए, तो ये भी 8 से यदि 100 बार काटे, 100 को काटेंगे तो ये कटेगा 12.5 बार। ठीक है, अब ऊपर बचा 5 और 12.5 गुणा कर दीजिए, 5 का 5 में 5 25, हाथ लगी 2, 5 दूना 10 और 2 12, हाथ लगी 1। ठीक है, 5 एकम 5 और 1 6, तो हमारा आया 625। अच्छा दशमलव रह गया, तो एक संख्या पीछे से दशमलव लगा दीजिए, तो ये आया हमारा 62.5%। ठीक है बच्चों, तीनों हो गए, पहला 12.5, 25 और 62.5%। यदि आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 100%, यानी कि आपका सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। ठीक है, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, देखिए कोई एक नगर है, वहां पहले लोग 25,000 रहते थे, फिर किसी कारणवश वहां लोग कम हो गए, कितने रह गए 24,500। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है कि जो घटने का जो प्रतिशत है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर देंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा नया सीखना पड़ेगा आपको। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो घटावट हुई है, मतलब लोग घटे हैं, वो कितने हुए हैं, मतलब कितने कम लोग हुए हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे जनसंख्या में कमी, क्योंकि कमी ही तो पूछ रही है वो हमसे प्रश्न में। ठीक है, कर देंगे। कमी कितने की हुई है, पहले लोग कितने थे 25,000 थे। ठीक है, अब कमी पता कैसे करेंगे, भाई पहले वाली जनसंख्या में से बाद वाली जनसंख्या को घटा दीजिए, तो हम 25,000 में से जब 24,500 घटाएंगे तब हमें कमी पता चलेगी कितनी हुई। देखिए 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 0 में से फिर से 0 तो 0,
0 में से 5 घटाएंगे, नहीं घटेगा, हासिल ले लेंगे। 10 में से 5 जाएंगे तो 5। यहाँ बच्चे 4 में से 4 गए तो 0, 2 में से 2 गए तो 0, यानी कि जो जनसंख्या में कमी हुई है ना वो 500 लोगों की हुई है। ठीक है, 25,000 में से 24,500 घटाए हमने तो 500 बचे। ठीक है, मतलब 500 लोग कम हो गए उस नगर में से। अब वो पूछ रहा है कि ये जो 500 है ना इनका प्रतिशत निकालना है, ये प्रतिशत कितना है उसका। अच्छा, अब आप एक बात सोचिए, अभी जो हमने लाभ और हानि के सवाल किए थे, मान लीजिए इस 500 को व्यक्ति ना मानकर आप इसको हानि मान लीजिए। क्या मान लीजिए? हानि। तो ये तो आपकी हो गई हानि। अब हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? हानि बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जिस पर हमने चीजें खरीदी थी या जो सबसे पहले वाली चीज थी जिसमें से कमी, देखिए बटे में हमेशा वह चीज आती है जो पहले थी, पहले वाली गिनती थी, उसी में से हमेशा ज्यादा लोग आते हैं या कम, मतलब वृद्धि भी होगी तो इस पुरानी वाली जनसंख्या पे और कमी भी होगी तो इस पुरानी वाली जनसंख्या पर। ठीक है, ये तो नई है, इसको तो बाद में देखेंगे। जो कमी वृद्धि होती है ना वो हमेशा क्रय मूल्य या पहले वाली चीज पर होती है, पहले वाले मूल्य पर। अब यहाँ पहला मूल्य हटा दीजिए तो पहली जनसंख्या, तो बटे में हमेशा क्या आएगी? पहली वाली जनसंख्या जो मूल जनसंख्या है। अब इसका सूत्र बनाइए, देखिए जनसंख्या में प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं? जनसंख्या में कमी जो हुई है वो ये वाली, ठीक है, और बटे में क्या होती है? मूल जनसंख्या। ठीक है, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। ठीक है, आपकी प्रतिशत कमी निकल आएगी। ठीक है, जनसंख्या में कमी कितनी हुई है? 500 की, 500 लिख दीजिए, बटा मूल जनसंख्या कितनी थी जिस पर कमी या वृद्धि हुई? वो ये रही 25,000, गुणा 100 कर दीजिए आप। देखिए 2 जीरो से तो पहले इसकी 2 जीरो काट दीजिए, इससे 1 जीरो से ये कट जाएगा आपका। ठीक है, अब ऊपर बचे 50, नीचे 25। अच्छा, 25 से 50 डायरेक्ट कट जाएंगे, 25 दूनी 50, 2। तो जो आपकी कमी आई वो आई 2% की, यानी कि जो नगर की जनसंख्या है 2% कम हो गई। ठीक है, सवाल तो समझ में आया? आ गया होगा मुझे पता है। ठीक है, इस सूत्र को मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए यदि यहाँ वृद्धि भी होती तो हम क्या करते? जनसंख्या में वृद्धि लिखते, बटा बटे में हमेशा मूल जनसंख्या लिखती, क्योंकि वृद्धि भी होगी। लोग जैसे मान लीजिए पहले 100 लोग थे, ठीक है, अच्छा तो 100 लोग थे, अब हो गए 110। अब कितने हो गए? 110। तो ये किस पर बढ़े? इस 100 पर ही तो बढ़े, यानी कि ये मूल जनसंख्या पर भी ही बढ़े। ठीक है, तो बटे में क्या आएगा? मूल जनसंख्या। अब मान लीजिए 10 कम हो गए तो कितने रह गए? 90। तो मूल जे 90 की कमी किस पर हुई है? इस 100 पर ही तो हुई है। तो जो कुछ भी होता है इस मूल जनसंख्या पर होता है, तो बटे में हमेशा मूल जनसंख्या लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, और ऊपर तो कमी है तो अगर प्रतिशत कमी है तो ऊपर कमी, और प्रतिशत लाभ है तो ऊपर लाभ लिख देंगे, और गुणा 100। सूत्र बनाना सीखिए, रटना मत सीखिए, रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। सूत्रों को कैसे बनाया जाता है यहाँ मैंने हर प्रश्न में जहां सूत्र आए हैं हर प्रश्न में आपको सूत्र बनाना सिखाया है। ठीक है, एक बार देखिए वीडियो को, अगर थोड़ा बहुत डाउट रह जाए दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 2-3 बार देखेंगे ना तो फिर आपको ये इतने अच्छे से समझ आ जाएगी, फिर आप इन सूत्रों को कभी नहीं भूलेंगे। और भूलना क्या है इसमें, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, रटा नहीं रहा। जब आप बच्चे सीख जाते हैं किसी भी सूत्र को बनाना फिर वह भूलते नहीं है कभी। ठीक है, अच्छा बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, पैसे नहीं लगते। अच्छा, एक बात और बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 3 ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि यदि सारी एक्सरसाइज मैं आपको एक ही वीडियो में करा दूं तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी और आपको आधे प्रश्न समझ आएंगे और आधे नहीं आएंगे। तो इस वीडियो में हम केवल 3 ही सवाल करेंगे, इससे आगे के प्रश्न अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।